आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिस शख्स ने अपनी पहचान देश भर में अपनी संगठनात्मक कौशलता के साथ बनाई और यही कारण था कि विधानसभा चुनाव से बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों जानते थे कि संगठनात्मक दक्षता इनमें है और वो ये भी जानते थे कि काबिलियत के लिहाज से मुकाम भी मिलना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी अपने आप की खूबसूरती बताती है कि भारतीय जनता पार्टी मौके देती है और प्रधानमंत्री मोदी चौंकाते भी है। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब देश भर में नाम चर्चाओं में आया तो लोगों को प्रतीक्षा थी कि किस तरीके से चेहरा होंगे, और मुख्यमंत्री जब बने तो लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं। और यही कारण रहा कि सुबह से लेकर रात तक मिलने जुलने वालों का सिलसिला चलता रहा, सभी से मिलते रहे। मुख्यमंत्री जी, आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल इन लोकसभा चुनावों को लेकर कि इन लोकसभा चुनावों में पिछली बार आपने 25 जीती, उससे पूर्व में 25 जीती, लेकिन एक सवाल यकायक हर कोई करता है। अब हर कोई कहता है कि नहीं भाई, इस बार कहां से 25 आएंगे। एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस का हर कोई व्यक्ति करता है। कांग्रेस कहती है नहीं, इस बार नहीं आएगी, और रोजाना कांग्रेस के बड़े दिग्गज कोई ना कोई मैसेज भी देते हैं, बयान देते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, आपने देखा होगा 2014 में भी कुछ लोग कहते थे, कुछ सीटों के लिए लोग 2019 में भी कहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के, विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, देश के स्वाभिमान और गौरव को बढ़ाने से लेकर के, आम जन में ये विश्वास है कि मोदी जी ही कर सकते हैं। इस कारण मैं आपसे कह सकता हूँ, कांग्रेस वाले तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस तरह से जनता का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार है कि हम 25 की 25 सीट जीतेंगे। मुझे याद आता है कि भजनलाल शर्मा जिस वक्त भरतपुर में एक संगठन में बिल्कुल युवा थे और संभाल रहे थे, तो एक दौर ऐसा भी आया कि कई आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए कांग्रेस के द्वारा और पुलिस तक आपके घर पहुंच जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार से जुड़े लोग आपके साथ लगातार रहे। वो एक दौर था और एक आज का दौर है। आज लोग धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उस दौर में शायद बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था कि ऐसा दृश्य दिखे। आज ये दृश्य दिखता है, इसका क्या कारण है? लोग कहते हैं कि डर है भारतीय जनता पार्टी से, कुछ लोग कहते हैं जो नहीं आ पाते कि ईडी का डर, सीबीआई का, इस तरीके की बातें भी कर देते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के मन में ये विश्वास है क्योंकि राजनीतिक दल अपनी साख स्वयं खोते हैं, स्वयं बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर राजनीतिक दलों को और राजनीतिक पार्टियों को ये सिखाया है कि राजनीति क्या होती है। जनता के बीच में हर साल अपना पूरा साल का विवरण रखना, कार्य की योजना रखना, उसके अंदर क्रियान्वित करना। अगर कोई सीखे 10 साल के अंदर, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आपके पास एक नया अस्त्र आ गया इस चुनाव में। वो अस्त्र ये दिखाई दिया कि कुछ लोग कांग्रेस की अनिच्छा जाहिर कर रहे थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। एक कैंडिडेट तो सभी के सामने था, तो इसे अस्त्र मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने झूठ और लूट, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, वो झूठ कितने दिन चलेगा? एक ना एक दिन तो सच्चाई आनी है। ये कांग्रेस की सच्चाई है और वो कार्यकर्ता भी समझते हैं, उनकी स्थिति क्या है ये भी समझते हैं। कोई भी व्यक्ति दल को छोड़ करके आना, जाके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, लगभग किसान के बेटे हैं। आपने बताया भी था कि एक बार तो आप बैल लेकर आए थे नागौर से, इस तरीके की बात भी बताई आपने विधानसभा में। और
किसान के बेटे हैं, पानी की कीमत भी समझते हैं, लेकिन आपने एक बड़ी ERCP की योजना जल संकट को दूर करने के लिए दी और आप उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को हर सभा में देते रहते हैं। कुछ लोग आपको भागीरथी भी कहते हैं, लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि जल संकट की कार्य योजना का तो आपने निराकरण किया, दूसरे राज्यों में भी आपका चुनाव प्रचार में जाने का कार्यक्रम रहेगा क्या? क्योंकि राजस्थान में 3-4 आपकी बड़े ERCP हो या फिर यमुना का जल शेखावाटी को पिलाना हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने हो, ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं, तो दूसरे राज्यों पर भी आपने जो मोदी जी की गारंटी यहाँ पर पूरी की है उसका प्रॉफिट मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की रहती है। मेरे मन में ये विश्वास था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के इस दुख दर्द को समझ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ऐसी थी कि जो उसकी मंशा काम करने की नहीं थी। उसने ERCP को लटकाने का भटकाने का काम किया। मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमने ये वर्ष पानी के लिए लिया है। यही नहीं, आपको पता होगा ERCP हमारी 21 जिलों में आएगी, 3 करोड़ लोगों को पीने के पानी पहुँचेगा। इसके अलावा 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए आएगा। यमुना समझौते की बात करते थे, जिस दिन मैं यमुना समझौते की बात करता, कांग्रेस के लोग मेरे से कह रहे थे कि यमुना समझौता कैसे हो सकता है, हरियाणा तो कभी तैयार ही नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जनता की तरफ से और उन तीनों जिलों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब मैंने विषय रखा, उन्होंने रखा और हमारा यमुना समझौता भी तुरंत हो गया और ERCP का मध्य प्रदेश सरकार से भी तुरंत हो गया। आपके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी आपकी रोज़ाना पीठ थपथपाते हैं कि हमने पेपर लीक में ज़बरदस्त एक्शन लिया है, और रोज़ाना फ़ोटो लगाते हैं, आप SOG की टीम्स को बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, और वो रोज़ाना सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि भाई ये परीक्षा अभी निरस्त और नहीं हुई, बहुत सारी एग्ज़ाम निरस्त करने की मांग और कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव से पहले हमने कुछ वायदे किए थे। जो वायदे किए हैं उन वायदों को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उन युवाओं को मैंने देखा है, उन युवाओं की तड़पन को भी मैंने देखा है। युवा गांव से किस तरह से पढ़ने आता है, उसके पिताजी उसको किस तरह से पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करते हैं, और उन युवाओं का अगर पेपर लीक हो जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, ये तो जो हुआ है, SOG पहले भी थी, लेकिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। हमने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार भी करेंगे, और जिन्होंने इस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको नहीं छोड़ेंगे। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ ईश्वर साहब कि जिन्होंने जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात किया है वो कहीं भी छुपे, वो रहेंगे नहीं। उनकी जगह जहाँ है वो वहीं रहेंगे। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक दौर था कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दिग्गजों को निशाने पर लेते थे लोग। अब इस वक्त इस चुनाव में मैंने एक चीज़ देखी कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा, क्या हनुमान बेनीवाल, सभी आपको निशाने पर ले रहे हैं। ऐसा क्या अचानक से, ये तकलीफ किस बात की नज़र आती है? हालांकि अब वो उन नेताओं की बात नहीं करते जिन नेताओं को पहले कभी निशाने पर लिया करते, लेकिन निशाने पर आप ही। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक दल के नेता, अच्छी बात है, उनको कोई अगर बात है तो वो कहनी चाहिए, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा में कहें अच्छी है, विपक्ष का काम अच्छी है। और मैं एक बात मानता हूँ, विपक्ष हमारी ताकत होता है। अच्छा विपक्ष हमेशा हम उसको चुनौती देने का काम भी करना चाहिए। अच्छे काम के लिए अगर वो प्रेरित करते हैं, निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन जिस तरह से हल्के शब्द भी हल्के शब्द यूज करते हैं वो राजनीति में ठीक नहीं है। पीछे भगवान श्री राम की तस्वीर मुझे दिख रही है, और मैं यहाँ जैसे ही आया तो 2 ही तस्वीरें मुझे नज़र आती है। राष्ट्रपति दिखाई दी, प्रधानमंत्री मोदी, और भगवान श्री राम आपके इस ऑफिस में हर तरफ। मेरे पीछे भी भगवान की तस्वीर है। राम मंदिर का लाभ मिलेगा? देखिए, राम हमारे आस्था है के केंद्र है। राम हमारे रोम रोम में है। राम जो हमारा
राष्ट्र है उसकी प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस वाले कहते थे, जब हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो कहते तारीख नहीं बताएंगे। मैं कहता हूं कि तारीख भी बताई, शिलान्यास की भी बताई, और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा हुई, भव्य और दिव्य मंदिर में हुई। हमने तो निमंत्रण दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गए। आज स्थिति देख रहे हैं, कोई टिकट वापस कर रहा है, कहीं यहाँ से ये बदल रहे हैं, इसको कर रहे हैं, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या है? हालांकि एक क्वेश्चन बीच में मैं आपका शब्द बात काटूंगा, क्या कहीं ये भगवान राम के अपमान का प्रतिफल तो नहीं मिल रहा? बिल्कुल, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। एक बड़ा सवाल और, कांग्रेस की घोषणाएं जो हैं वो ज़्यादा लोक लुभावन नज़र आती है। जब घोषणाओं को देखते हैं तो आपकी घोषणाएं जो हैं वो इतनी लोक लुभावन नज़र नहीं आती। घोषणा पत्र को पढ़ते हैं तो थोड़ा आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। क्या घोषणा है? देखिए, यही अंतर है। उनको सिर्फ घोषणा करनी है, बाद में खोल करके नहीं देखना है। और हम जनता के बीच में जाते हैं। आज भी हम जनता से कहते हैं कि जो हमने आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, हम एक एक संकल्प पत्र की एक एक बात को पूरी करेंगे। हम उसके लिए कमिटमेंट रहते हैं। 400 पार जाएंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से जाएंगे। लेकिन 400 पार की आप बात करते हो तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश, मैं भ्रम बोलूँगा। अगर आपकी पार्टी करती तो भी मैं भ्रम बोलता, और वो कोई और पार्टी भी करती तो भी मैं भ्रम बोलता। एक भ्रम फैलाने की जबरन कोशिश की गई, ना जाने किसने फैलाया, लेकिन कांग्रेस भी एक भ्रम फैलाती है कि आरक्षण है उसे खत्म कर देंगे, 400 से ज़्यादा आ गई, संविधान में संशोधन हो जाएगा, इस तरीके की बातें आती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री भी अपनी बात कह चुके हैं सारी। क्या कहें? देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेती है, वो धरातल पर नहीं है। वो हमेशा झूठ बोल करके जनता के बीच में आती है। कभी गरीबी हटाओ का नारा देती है, कभी आरक्षण का नारा देती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा है, और हम भी इस बात को कहते हैं कि आरक्षण को दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। लेकिन कांग्रेस ये जिस तरह का अफवाह फैलाने का काम करती है, और मैं आप उनके घोषणा पत्र को आज नहीं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। जब भी कांग्रेस का घोषणा पत्र है, अगर कहीं भी उन्होंने पूरा किया हो तो मेरे को बता दो। लंबी लंबी घोषणा करने से कोई जनता लुभावने में नहीं आती है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। इन्होंने जिस तरह से काम किया है, जनता उसकी पूरी तरह से जानती है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमने कहा कि एनडीए की हमारी 400 पार आएंगी, तो आप देखना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सर्वे कह रहे हैं। 400 के इर्द गिर्द हमारे सर्वे, सभी सर्वे जो आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, वो भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक बात बोले थे बीच में, वो लगातार चर्चाओं में रही कि मीडिया वालों आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, जनता का रिस्पांस बताता है, योजनाएं बताती है कि 400 पार जाने वाली, बड़े कॉन्फिडेंस में थे वो। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल और है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप भजनलाल शर्मा जो महामंत्री थे, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनसे लोग मिलने आते थे, सोचते थे कि शायद मन में सोच कर आते थे कि यार मेरी तो भाई साहब से उस मामले में एक बार थोड़ी सी नोकझोंक हुई, पूर्वाग्रह तो होगा। बाहर निकल कर जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार बदले तो नहीं है। तो वोटों में ये फ़र्क पड़ेगा। वो बाहर जब जाते हैं तो उनके दिमाग में आता है नहीं यार बदले तो नहीं, आदमी तो वही हैं जो पहले थे, मतलब तारीफ़ करते नज़र आते हैं। एक होता है इंसान को कि मुख्यमंत्री बन गए तो मैं कैसे जाऊं, इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन आप जब मिलते हैं तो वोटों का फ़ायदा मिलेगा कि भजन जी बिल्कुल नहीं बदले। देखिए सर जी, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन में मैंने लंबे समय काम किया है। आज भी मैं कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना मेरा रूटीन रहता है। मेरे यहाँ कोई आता है वापस जाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है अगर मेरे से बिना मिला हुआ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे से कोई 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, 1:30 बजे आइए, 2 बजे आइए, मिलता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 23 साल से मुख्यमंत्री रूप में काम किया है और प्रधानमंत्री जी के रूप में काम किया है। उन्होंने 18 घंटे काम किया है और देश की 140 करोड़ जनता के लिए वो काम करते हैं। राजस्थान को लेकर कोई विशेष प्राथमिकता आपकी, खास तौर पर आप जयपुर से हैं अब विधायक, हालांकि
आपके बारे में कहा जाता है कि भरतपुर के रहने वाले हैं, मारवाड़ में बहुत काम किया है, जोधपुर में, आपको अलग अलग जगहों से जोड़ देते हैं लोग। लेकिन किस तरीके का विज़न रहेगा भविष्य में? हालांकि चुनाव में आप घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मारवाड़ से लेकर के, क्योंकि मैंने संगठन का काम किया है तो पूरे राजस्थान के अंदर किया है, क्योंकि जयपुर से मैं विधायक हूँ। मैंने जो मेरे घोषणा पत्र में बात रखी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो बात आई है, मैं इतना कहना चाहता हूँ वो संकल्प पत्र की बातें सारी की सारी हमारी समय के हिसाब से पूरी हो और पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है, उनको पूरी तरह से करेंगे। दूसरा मेरा है कि राजस्थान दो बातों के लिए परेशानी हमें होती है, इसके कारण हमारा उद्योग में भी कमी होती है, पर्यटन में भी कमी होती है। पहला हमारा पानी, तो पानी के लिए हमारी स्कीम तो है ही, लेकिन और भी हमारी है, ERCP है, यमुना का जल है, इधर हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी नहर है, उसमें भी पानी बढ़ाने की बात है, क्योंकि वो भी 10 फुट खाली रहता है, तो उसको भी बढ़ाने की बात है, जैसे कि हमारा नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर तक पूरा पानी पहुंच पाए। इधर हमारी उदयपुर की देवास योजना है, जो अरब सागर की तरफ पानी जाता है, उसको टनल के माध्यम से किस तरह से हम इधर लेके आएँ, जिससे कि हमारा आधा राजस्थान उससे ठीक तरह से हो सके। माही डैम की योजना है, जिससे कि सुजलाम सुफलाम जो हमारे गुजरात के अंदर है, उससे हमारा जालौर और सांचौर के लिए पानी ठीक तरह से मिले, नर्मदा का पानी हमारा सांचौर और बाड़मेर की तरफ आए। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे। एक आखिरी सवाल और, बिल्कुल उस सवाल का अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा तो लोग भी सोचेंगे कि सुबह 6:30 बजे पता चलता है, क्योंकि हम रीजनल चैनल है, मूवमेंट लेते हैं मुख्यमंत्री के, अमूमन पूछते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी का क्या कार्यक्रम रहता है, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से हर आदमी अपडेट लेता है कि CM साहब आज यहाँ जाएंगे। पता चलता है कि 6:30 बजे, 7 बजे मीटिंग ले रहे हैं, 4 बजे तक मीटिंग ले लेते हैं आप, 4 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। बाड़मेर में अभी आपने पिछले दिनों ऐसी मीटिंग ली, तो आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं? क्या योगा करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है, या फिर कोई आध्यात्मिक शक्ति का कमाल है? ये कोई, मैं सामान्य तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि इतनी देर तक, इसी अंदाज में मैंने अमित शाह जी को भी देखा है अक्सर, क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने चुनाव में बैठकें ली थी तो ऐसे ही चलती, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, लगातार बैठकें जो होती हैं, अगर लोगों को बुलाते हैं तो मन में ये विश्वास रहता है कि उनसे पूरी तरह से बातचीत हो। एक दिन लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं का मन और जो भाव होता है, उसको ये होता है कि हम तो मिल करके ही जाएंगे, बातचीत करके ही जाएंगे। और ये चुनाव का समय होता है कि जिसमें मीटिंग करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं संगठन का आदमी, तो खूब मैंने लेट तक बैठकें चली हैं। लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता को हम जितना प्यार देंगे, वो कार्यकर्ता उतनी 4 गुनी शक्ति से काम करता है। आखिर में इसको बाइंड भी कर रहा हूँ, बस इतना सा कहूँगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की कोई प्लानिंग है क्या लोकसभा के बाद में? क्योंकि अभी तो आप लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहे वापस से, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं के मन में रह जाता है, हाँ भाई साहब से बात नहीं हो पाई, ऐसा कुछ? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं, जितने भी कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं, और जितना कार्यकर्ता मेरे को बात करने की इच्छा करते हैं, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, मैं कोशिश करता हूँ सुबह में 2 घंटे 1.5 घंटे पूरी तरह से बैठता हूँ उनको फ़ोन। रात को उनको पता है कि उनके फ़ोन लेट आएंगे, तो रात को भी जैसे मैं आता हूँ 12 बजे 1 बजे, जैसे ही जब भी फुर्सत मिलती है, कार्यकर्ताओं को वापस फ़ोन करता हूँ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खास बातचीत की है, खास इंटरव्यू लिया है। हालांकि अभी भी ये बैठकों से अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर आए हैं। मैं 4 सवाल के लिए समय दिया था, लेकिन क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे या फिर विजय राहटकर अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग्स का दौर चल रहा था, बहुत व्यस्तता के बीच में समय निकाला है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम जनता भी जानना चाहती है, उन सवालों के उत्तर जो हमने मुख्यमंत्री से स्वयं पूछे हैं। बहरहाल अब हम फिर से कोशिश करेंगे अगली बार चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद इनसे बातचीत करने की। अभी फिलहाल इतना ही, खास बातचीत की उसके लिए आपको शुक्रिया मुख्यमंत्री जी।